स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। एक डिस्पेंसरी से शुरू हुई यूनिवर्सिटी, एजुकेशन के नाम पर जिसको बनाया गया था, आखिर कैसे टेररिज्म का, आतंकवाद का अड्डा बन गई। किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट की साजिश इसी यूनिवर्सिटी के उन बंद कमरों के अंदर लगातार चलती रही। कैसे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों को पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ आतंकवादी निकलते हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर इस तरह के इन आतंकवादी डॉक्टर्स को इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी कैसे मिली। ये सारी चीज़ें आज आपको इस एपिसोड में पता चलने वाली हैं। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि सिर्फ ये 2025 में नहीं, 2008 में भी देश को कई दफ़ा दहला देने वाले इंडियन मुजाहिदीन से अल फलाह यूनिवर्सिटी के क्या सीक्रेट संबंध निकले थे, इसके बारे में भी आज आपको जानकारी दी जाएगी। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे हमारी बातचीत होगी। अब शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1997 से। ये वो साल था जब फरीदाबाद के दौस गांव के पास में एक डिस्पेंसरी बनाई जाती है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी। इस डिस्पेंसरी को दरअसल एक ट्रस्ट चलाता था जिसका नाम था अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने इस डिस्पेंसरी को इसलिए बनाया था क्योंकि ये जो इलाका था, लोकल मेवात बेल्ट के जो लोग थे, आसपास जो स्टूडेंट्स रहते थे, स्टाफ रहता था, तो उनकी जो बेसिक हेल्थ नीड है उनका ध्यान रखा जाए। इस वजह से दिखाया तो यही गया था कि इसलिए बनाई गई है ये डिस्पेंसरी, यहाँ पे शुरू की गई है। ये जो ट्रस्ट था इसने इसे चलाना शुरू किया। इस ट्रस्ट के फाउंडर थे और साथ ही चेयरमैन थे जवाद अहमद सिद्दीकी। अब जवाद अहमद सिद्दीकी के बारे में आपको बताएं तो मध्य प्रदेश के रहने वाले, मध्य प्रदेश के मऊ शहर में उनका घर था। उनका जो पुश्तैनी घर वो वहीं पे था। पिता जो उनके थे वो मऊ शहर के अंदर ही, जिनका नाम था मोहम्मद हमद सिद्दीकी। तो ये जो थे सिटी काजी, शहर काजी थे वहाँ पे। जो इनका घर था एंसेस्ट्रल होम, उसको आसपास के जो लोग हैं वो मौलाना बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि 4 मंजिला इमारत है। पूरा परिवार सिद्दीकी जी का वहीं पे रहता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें लगातार चलती थी। उस समय पर काफ़ी अच्छा नाम, सब कुछ चीज़ें चल रही थी। अब जवाद अहमद सिद्दीकी ने यहाँ से अपनी बीटेक की डिग्री की इंदौर से बीटेक की डिग्री करने के बाद में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को 3 बार अटैम्प्ट करते हैं, उसके लिए प्रयास किया, सिलेक्शन नहीं हुआ और इसके बाद फाइनली दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद अब यहाँ इन्होंने, ये 1997 का साल था, तो अपनी डिस्पेंसरी शुरू कर दी थी। लेकिन इसी साल 1997 में जवाद अहमद सिद्दीकी ने इस डिस्पेंसरी का, या कहें कि अपने ट्रस्ट का, अल फलाह ट्रस्ट का एक एजुकेशनल साइट जो था, एक इंस्टीट्यूशन जो था, उसको भी बनाया। ये इंस्टीट्यूशन था, अब ये प्रॉपरली एक इंजीनियरिंग स्कूल बना रहे थे। अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक कॉलेज जो था, उसको यहाँ पे बनाया जाता है। इस ट्रस्ट ने अपना डिस्पेंसरी के साथ एक कॉलेज भी शुरू कर दिया। दोनों ही साथ में एक्सपेंड होते रहे समय के साथ। पहले कुछ एरिया में फैले थे, फिर 10 एकड़, 30 एकड़, फाइनली अभी देखा जाए तो 70 से 80 एकड़ के बीच में ये फरीदाबाद के दौस गाँव में पूरा यूनिवर्सिटी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी वो फैली हुई है। तो शुरुआत इसकी हो चुकी थी। दोनों ही कॉलेज जो था और जो डिस्पेंसरी थी एक साथ एक्सपेंड होते गए समय के साथ में। इस कॉलेज के अंदर खासकर कश्मीर से आने वाले जो छात्र थे, बिहार के छात्र और जो मेवात रीजन के यहाँ के जो छात्र थे, वो सब आके एडमिशन लेते, दाखिला लेते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन यही वो दौर था 1997-96 के आसपास की बात, जब इसी दौरान में ये जो फाउंडर थे इस पूरे ट्रस्ट के, जवाद अहमद सिद्दीकी, इनके छोटे भाई हमूद अहमद सिद्दीकी ने एक कंपनी शुरू की, एक फर्म शुरू की अपनी वाइफ के और एक और शख्स के साथ में। एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी। वादा ये किया गया था इन्वेस्टर्स से कि 20% प्रॉमिसेबल रिटर्न जो है वो मिलेगा। 20% रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलेगा। लेकिन 2 साल तक सब जगह से पैसे ऐंठने के बाद में, कई सारा पैसा ऐंठा, कई आर्मी पर्सनल थे उन्होंने अपना पैसा लगाया, कई सारे गवर्नमेंट ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई। और इसके बाद ये जो इनका छोटा भाई था, उसने 2 साल तक सारा पैसा ऐंठने के बाद में करीबन 40 लाख रुपए उसके पास 1998 तक हो चुका था। और इसके बाद वो सडनली गायब हो जाता है, फरार हो जाता है। अब जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का छोटा भाई हमूद 40 लाख रुपए लेकर जब फरार हुआ, यहाँ से भाग गया, किसी के हाथ नहीं आ रहा था, तो साल 2000 में मऊ पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर 3 केसेस रजिस्टर हुए। सेक्शन 420 IPC के तहत इस पे केसेस रजिस्टर होते हैं मऊ पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट्स क्योंकि आर्मी पर्सनल्स ने भी की थी जिनका पैसा ही लेकर भागा था। साथ ही साथ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगाया था, लेकिन वो फरार हो चुका था। इसके बाद वो सीक्रेटली हैदराबाद जाता है। हैदराबाद गया, वहाँ पे जाके उसने अपनी एक शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट जो फर्म थी वो चलाना शुरू किया। सीक्रेटली यहाँ पे आइडेंटिटी अपनी चेंज करके रहना शुरू करता है और
2000 से करीबन आप देखिए 25 साल निकल गए थे अभी 2025 तक, जब तक ये फरार था। कैसे पकड़ा गया वो आपको बताएंगे। 25 साल तक गायब रहता है। इस बीच में ये भी बताया गया कि उसने अपना जो घर का सिलेंडर था वो भी दूसरों के एड्रेस पे मंगवाता था। डिलीवरी जो थी वो दूसरों के एड्रेस पे मंगवाता था, जिससे कि उसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े, पुलिस की रेकी में, ट्रेसिंग में कभी भी उसको पुलिस ट्रेस ना कर पाए। तो इतनी चालाकी और शातिर तरीके से ये जो शख्स था हमूद सिद्दीकी वो काम कर रहा था। 2019 में 10,000 रुपये का इनाम भी इसके ऊपर रखा गया था। इसके सिर पे 10,000 रुपये का रिवॉर्ड भी रखा गया था। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इस बीच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय पर, वो चलता रहता है। जवाद अहमद सिद्दीकी इसको चला रहे थे। लेकिन साल 2002 में एक लड़के ने एडमिशन लिया था इस कॉलेज के अंदर। इसका नाम था मिर्ज़ा शादाब बेग। मिर्ज़ा शादाब बेग बड़ी दी लालगंज का रहने वाला, उसके पहले अपनी फैमिली के साथ आजमगढ़ में रहता था। 2002 में यहाँ फरीदाबाद आता है, अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है बीटेक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। 2007 में इसका जब बीटेक कंप्लीट हुआ, 2002 या 3 के आसपास उसने एडमिशन लिया था। 2007 में जब इसका बीटेक कंप्लीट हुआ तो ये सिर्फ एक कवर था। आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक ऐसी आइडेंटिटी थी जो वो फेक कर रहा था, क्योंकि यहाँ से इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए, इसी कॉलेज में पढ़ते हुए मिर्ज़ा शादाब बेग उस समय पर भारत के ऊपर सबसे बड़े हमले करने वाले इंडियन मुजाहिदीन का एक की ऑपरेटिव बन चुका था। इसी कॉलेज के अंदर, अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र मिर्ज़ा शादाब बेग की ऑपरेटिव था आईएम का, इंडियन मुजाहिदीन का। मिर्ज़ा शादाब बेग का नाम जब ये निकला है जस्ट यहाँ से, तो उस दौरान भी आप देखिए 2007 में उसने डिग्री कंप्लीट की और 2007 में गोरखपुर ब्लास्ट हुए थे, उनमें नाम सामने आया। यानी कि गोरखपुर ब्लास्ट के अंदर एक ऐसा आतंकवादी मौजूद था, शामिल था, जो कि अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय पर पढ़ रहा था। इसके बाद जो गोरखपुर ब्लास्ट हुए, 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। इसके बाद 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 63 लोग वहाँ पे जिनकी जान गई मासूमों की, और 216 लोग इंजर्ड हुए। 2008 में ही अहमदाबाद में, सूरत में जो ब्लास्ट हुए थे, वहाँ पे भी 56 लोगों की जान गई थी, 246 लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए थे। उसके बाद में एक और बहुत बड़ा हमला दिल्ली पर हुआ था उस समय भी, 2008 में दिल्ली ब्लास्ट जो हुए सितंबर 13 को 2008, उस समय पर 20 लोगों की जान गई थी, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे, बुरी तरह सीवियरली इंजर्ड हुए थे। इन सारे ब्लास्ट के अंदर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इस छात्र का, यानी कि मिर्ज़ा शादाब बेग का नाम सामने था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जो बेग था वो उडुपी कर्नाटका से उसने जो एक्सप्लोसिव्स थे वो कलेक्ट किए थे, और आईएम के जो टॉप हैंडलर्स थे, जो उसके टॉप चीफ थे, यासीन भटकल और रियाज़ भटकल, इन दोनों को डेटोनेटर्स और एक्सप्लोसिव्स के जो बियरिंग्स थे वो सब सप्लाई करता था उडुपी कर्नाटका से। इसका पूरा उसमें हाथ था। इतना बड़ा की ऑपरेटिव बन चुका था ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मिर्ज़ा शादाब बेग आईएम का, कि आजमगढ़ मॉड्यूल जो था उसकी पूरी कमान इन लोगों ने, भटकल ब्रदर्स ने इसको दे रखी थी। साथ ही साथ बेग ने आजमगढ़ और दिल्ली के जो मॉड्यूल्स थे उनका एक मर्जर भी बनाया था। दिल्ली में एक बहुत बड़ा बॉम्ब प्लांट ये करने वाले थे इंडिया गेट पर। उसकी प्लानिंग जो थी पूरी की पूरी जाकिर नगर दिल्ली में, जब ये रहता था वहाँ पे सीक्रेटली अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद में, तो यहाँ पे इसने सभी पूरा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट था वो उन सारे आतंकवादियों को दिया। खुद भी एक आतंकवादी था, यहाँ पे पूरी प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इसी दौरान जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, आप सभी जानते होंगे, उस एनकाउंटर के बाद में मिर्ज़ा शादाब बेग भारत से भाग गया, यहाँ से फ़रार हो जाता है, निकल जाता है। वांटेड था लगातार में। हमारी एजेंसी ने जब ट्रेस किया तो 2019 में उसकी लोकेशन पता चली थी कि वो सऊदी अरेबिया में देखा गया है, और इसके बाद अफ़गानिस्तान में भी उसके ट्रेसेस मिले हैं। ये सारी चीज़ें चलती हैं। 1 लाख का उसके ऊपर इनाम रखा हमारी एजेंसीज़ ने, अभी भी 1 लाख का इनाम है। और इस समय पर सोर्सेज़ के मुताबिक पाकिस्तान में छुपा हुआ है यासीन भटकल, जो रियाज़ भटकल है, यासीन भटकल का भाई, उसके साथ में पाकिस्तान के अंदर छुपा है। और बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ग्रेजुएटेड छात्र था बीटेक इलेक्ट्रिकल का, तो ये यहाँ से निकला, इसका नाम सामने आया, और ये एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा था। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो चली इस बीच में, उस समय पर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था, लेकिन फिर साल निकलते हैं, 10.5 साल निकले, कई बच्चे एडमिशन लगातार लेते थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीट बहुत जल्दी भर जाती थी। साल 2014 आता है, और 2014 में हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो था उसको पास किया, और इसी के तहत अल-फलाह इंस्टीट्यूशन को, जो अब तक इंजीनियरिंग कॉलेज था, अल-फलाह इंस्टीट्यूशन था, उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, और अब ये बन चुका था अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिसका आज सारे जगह पर जो नाम एक बहुत ही गलत टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटियाँ बनी। ये वही टाइम था जब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर हरियाणा के अंदर
इसी यूनिवर्सिटी को 70 एकड़ ज़मीन दी गई। 70 एकड़ ज़मीन फ्री में दी गई, साथ ही साथ ग्रांट्स भी दिए गए। अब ग्रांट्स दिए गए तो यहाँ पे अब जाके इसका खुलासा हो रहा है कि यूजीसी ने ये क्लैरिफाई किया है कि अल्फला यूनिवर्सिटी सिर्फ सेक्शन 2 क्लॉज F जो है उसके तहत रिकॉग्नाइज था, यानी एज अ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वो कभी भी उसने अप्लाई ही नहीं किया सेक्शन 12 क्लॉज B के लिए, जिससे कि उसको ग्रांट्स मिलते। तो इसका साफ मतलब था कि जब सेक्शन 12 क्लॉज B में वो है ही नहीं अल्फला यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब है कि उसको ग्रांट्स के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। स्टिल उसको ग्रांट्स दिए गए, तो ये भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का विषय बना हुआ है। इस पर भी लगातार छानबीन एजेंसीज कर रही हैं। साल 2014 में जब इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज को, अल्फला को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, तो इसके बाद इसने अपने और इंस्टीट्यूशंस बढ़ाने शुरू कर दिए। किस तरह से इंस्टीट्यूशन बढ़ाए गए कि पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके बाद अल्फला स्कूल खोला गया, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन, पैरामेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस के लिए एक अलग, फिजिकल एंड मॉलिक्यूलर साइंसेस के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन। इस तरह से वो अपने जो फैलाव था अपने ब्रांचेस का वो करता गया। यही वो दौर था जब ये यूनिवर्सिटी करीबन आप देखिए 30 एकड़ से 70 एकड़ 85 एकड़ तक फैल चुकी थी। सारी चीज़ें निकली, 5 साल भी निकले, 5 साल निकलते हैं, समय बढ़ता है, साल 2019 आता है। साल 2019 में इस अल्फला यूनिवर्सिटी ने अपना एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया। अल्फला मेडिकल कॉलेज यहाँ पे शुरू हुआ, और इसी साल से, साल 2019 से ही उसका जो पहला MBBS का बैच था छात्रों के लिए, उसको ओपन कर दिया गया था। कॉलेज में 150 MBBS की सीट थी, 50 MD की सीट थी। यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेने के लिए काफ़ी जल्दी सीटें जो थी वो भर जाती थी, और इसके साथ ही इन्होंने 595 बेड का एक हॉस्पिटल जो था वो भी यहाँ पे खोल दिया था। तो देख सकते हैं आप कि 2019 तक आते आते 1997 से एक डिस्पेंसरी की तरह शुरू हुआ, एक स्टार्टअप एक तरह से कहा जाए, किस तरह से टेरर एक्टिविटीज़ में उसका नाम आया और बहुत ही बड़े पैमाने पर खुद को उसने एक्सपेंड भी किया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस दौरान भी 2024 और 25 के सेशन में भी कई सारे बच्चों ने इसमें एडमिशन लिए। इस समय पर भी 600 बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम टेरर मॉड्यूल में सामने आया है, तो ये सब चीज़ें चली। इस बार भी बच्चों ने कई सारे एडमिशन लिए, लेकिन साल 2022 में ही कुछ ऐसा हुआ था कि ये सब जो अभी हो रहा है वो सब तय था तभी से। साल 2022 में कुछ ऐसे लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर रखा गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके बाद ये आज अंडर स्कैनर में आई है। अब साल 2022 में हुआ क्या था कि पाकिस्तान बैक्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए मोहम्मद के एक नए वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल यानी कि डॉक्टर मॉड्यूल के 4 ऐसे आतंकवादी डॉक्टर्स थे, जिसमें पहला था डॉक्टर उमर उन नबी, एक सुसाइड बॉम्बर आतंकवादी। दूसरा था डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी, एक और आतंकवादी। तीसरी थी डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसका कोड नेम था मैडम सर्जन, तीसरी आतंकवादी। और चौथा आतंकवादी डॉक्टर आदिल अहमद रथिर। ये चारों के चारों जो थे ये टर्की जाते हैं, भारत से टर्की गए। इन चारों का ताल्लुक अल्फला यूनिवर्सिटी से था। कैसे था वो आपको बताएंगे। टर्की जाते हैं, टर्की में एक सीरियन हैंडलर से मिलते हैं, एक आतंकवादी वहाँ पे पाकिस्तान से बहुत अच्छे उसके ताल्लुक, नाम था उकासा। उससे मिलते हैं। उस मीटिंग में जैश-ए मोहम्मद के इस टेरर मॉड्यूल को शेप करते हैं, एक बड़ा प्लान करते हैं किस तरह से भारत आना है और भारत आके अटैक करने, कैसे एजेंसीज़ को चकमा देना है, किस तरह से अपने डिजिटल ब्लूप्रिंट जो है उनको छुपाना है। ये सारी चीज़ें सीख के आए थे। टेलीग्राम ग्रुप पे, सिग्नल पे और बाकी अलग अलग एप्लीकेशंस पे कनेक्टेड रहते थे इन सब लोगों के साथ में। आईसिस स्टाइल ऑपरेशंस यहाँ पे भारत में करने वाले थे, अटैक, आतंकी गतिविधियाँ करने वाले थे। और ये सब कुछ बड़ी बात है कि अल्फला यूनिवर्सिटी में रहकर ऑपरेट कर रहे थे। ये सारे के सारे डॉक्टर्स मोस्टली कश्मीर से थे, सारे आतंकवादी ये सारे के सारे कश्मीर से आते थे, ब्रेन वॉश हो चुके थे पूरी तरह से। इसी यूनिवर्सिटी में, अल्फला यूनिवर्सिटी कैंपस को इन्होंने यूज़ किया अपने फ्रंट की तरह। प्लानिंग यहीं पे की, रिक्रूटमेंट यहीं पे किया बाकी लोगों का, एक्सप्लोसिव की मेकिंग, जो बॉम्ब बनाया गया वो भी यहीं पे बनाया गया। कैंपस रेजिडेंस था उसको यूज़ किया पूरी तरह से, यहीं पे रहते रहे, यहीं पे लोगों को लाकर ब्रेन वॉश करते थे। ये सारी चीज़ें चलती हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेजर सिक्योरिटी लैप्स है, एक बहुत बड़ा मेजर लैप्स है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि हायरिंग जब इन चारों की गई, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे यहाँ पे काम कर रहा था, कोई दूसरे किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर, तब सिक्योरिटी चेक किए ही नहीं गए, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया ही नहीं गया, या ये कहें कि इसको टाला गया जानबूझकर। आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। डॉक्टर उमर के बारे में अगर बात करें, जो सुसाइड बॉम्बर जो वहाँ पे जाके कार में ब्लास्ट हुआ, सुसाइड बॉम्बर ये जो उमर था, इसको जब हायर किया था 2022-23 के आसपास में इस यूनिवर्सिटी ने, तो ये बिना चेक किए कि जीएमसी अनंतनाग में जब वो पहले काम करता था तो वहाँ पे उसके नेग्लिजेंस की वजह से एक पेशेंट की मौत हो चुकी थी।
इसके बावजूद यहाँ पे उसको रख लिया गया। कलीग्स ये भी बताते हैं कि उमर को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। कई कई महीनों तक वो लीव पर रहता था। 2023 में तो वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लीव पर चला गया था 6 महीने की, वापस आया तब भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लासेस जो थी उनको कम ही अटेंड करता था, लोगों बच्चों की क्लासेस नहीं लेता था, 15-20 मिनट का लेक्चर लेता था सिर्फ, जिससे कि बाकी दूसरे लेक्चर्स अफेक्ट होते थे। इस तरह से अपनी जो फैकल्टी का उसका काम था वो यहाँ पे कर रहा था। आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, इस वजह से अपने शॉर्ट लेक्चर्स लेता था, काम ठीक से करता नहीं था और कोई उसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ बोलता भी नहीं था। ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं बोलता था। दूसरी चीज़, एक और सिमिलरली ऐसा ही 2023 में इसी यूनिवर्सिटी ने एक प्रोफेसर को हायर किया था। वो प्रोफेसर जिसको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेक किया था टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से, उसको भी यहाँ से निकाला गया था। इसके बाद भी यहाँ पे उसको हायर कर लिया गया अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। तीसरा, डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी, 35 साल का, पुलवामा के कोयल गाँव का रहने वाला, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता था। और इसका बैकग्राउंड आपको बताएं तो ये टेरर एक्टिविटीज़ में तो था ही, अफजल गुरु को खुले तौर पर सपोर्ट करता था, अपना सपोर्ट उसके लिए एक्सप्रेस करता था। ये इस तरह का डॉक्टर भी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था अल-फलाह में। चौथी, डॉक्टर शाहीन शाहिद, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल के साथ में, ये यहीं पे इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में रहती थी, इसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थी। जैश ए मोहम्मद की वुमेन विंग जो जमात उल मोमिनात है, उसका भारत का हेड बनाया था इसको, इंडियन हेड बनाया था इसको जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अज़हर ने। मसूद अज़हर की बहन दरअसल जो है सादिया अज़हर, जिसके पति जिसका नाम था यूसुफ अज़हर, उसकी ऑपरेशन सिंदूर में जो उसको मारा है हमारी भारतीय सेना ने, तो उसकी जो यूसुफ अज़हर की वाइफ है सादिया अज़हर, मसूद अज़हर की बहन, वो ये पूरा जमात उल मोमिनात चलाती है, जिसका इसको ये शाहीन शाहिद जो डॉक्टर थी आतंकवादी, इसको भारत का हेड बनाया था। तो ये भी यहीं पर रहा करती थी, यहीं पर रह के इन लोगों ने पूरी ये लगातार प्लानिंग की है। और इनफैक्ट आपको शाहीन शाहिद के बारे में तो ये भी बताएं कि पासपोर्ट के लिए लगातार अपने अप्लाई कर रही थी। इसी यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा पुलिस वाले भी आए थे उसके वेरिफिकेशन के लिए, ये ब्लास्ट से पहले। इस दौरान में आप सोचिए कि अगर पासपोर्ट इसको मिल जाता तो ये भाग चुकी होती। ये बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि दुबई भागने की प्रॉपर प्लानिंग में थी ये सारी चीज़ें थी। उमर उन नबी के बारे में हमने आपको बताया ही। तो ये जो सारे डॉक्टर्स थे, उमर उन नबी, मुजम्मिल शकील, शाहीन शाहिद, आदिल अहमद रथेर और मुजफ्फर अहमद, ये सारे के सारे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे थे। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर था, किसी को किसी पद पे रखा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विदाउट मैंडेटरी एनओसी यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इन सभी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को विदाउट मैंडेटरी एनओसी ज्वाइन किया था। वॉयलेट करता है ये चीज़ एनएमसी के रूल्स को, जो कि इंटर स्टेट प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनओसी आपको लेना आपकी स्टेट से, जहाँ से आप अभी आ रहे हैं काम करके, कि आपका जो बिहेवियर है, जो आपका वर्किंग स्टाइल था, वो ठीक था भी कि नहीं। तो ये इन सब के बिना इन लोगों को रख लिया गया था। इन लोगों को कई महीनों तक, और या कहें कि कई सालों तक यहाँ पे काम करने दिया गया एज अ फैकल्टी, फिजियोलॉजी के फैकल्टी, फिजियोथेरेपी के फैकल्टी, कई अलग मेडिसिन डिपार्टमेंट के फैकल्टी के तौर पर ये सारे आतंकवादी डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे थे। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत बड़ा एक नेक्सस अभी खुलने वाला है दोस्तों इसके पीछे। खैर, यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे। समय आगे बढ़ा, साल 2024 आता है। इस बीच में अक्टूबर 2024 में कुलगाम में, जम्मू कश्मीर के अंदर, एक मस्जिद में ये जो डॉक्टर उमर था, फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी में काम करता था लेकिन घर इसका जम्मू कश्मीर में था, तो वहाँ पे जाता है। कुलगाम की एक मस्जिद में इसका मिलना हुआ। पहली बार मुलाकात हुई इसकी जासिर बिलाल बानी से, अलियास दानिश। अब ये जसीर था, जसीर को ये दिल्ली लाता है अपने साथ, दिल्ली से फरीदाबाद जाते हैं। इसी यूनिवर्सिटी के, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में उसको रेंटेड अकोमोडेशन दिया गया। क्यों दिया गया था? क्योंकि यहाँ पे ये जो डॉक्टर उमर था उसको सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए प्रेरित कर रहा था, उसको कन्विंस कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था। तो ये भी चीज़ यहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर चल रही थी। इसलिए कहा जाता है कि जो साजिश पूरी है दिल्ली ब्लास्ट की, वो यहीं से पनप रही थी। इसके बाद एक और इंसिडेंट आपको बताएं तो अप्रैल 2025 के आसपास का एक वीडियो सामने आता है, जो कि इसी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के एक रूम से उसके अंदर बनाया गया है। और किसके द्वारा? डॉक्टर उमर के द्वारा। ये जो सुसाइड बॉम्बर था, 1 मिनट 20 सेकंड के उस वीडियो में इंग्लिश में डॉक्टर उमर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अपने मॉड्यूल के बाकी लोगों को कि सुसाइड बॉम्बिंग किस तरह से जस्टिफाई है, वो किस तरह से ठीक है। तो ये सब करने की कोशिश लगातार कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनका ये मानना है कि उमर जो था वो बुरहान वानी और जाकिर मूसा के जो मिलिटेंट लेगेसी जो इसको मानते हैं, उसका सक्सेसर बनना चाहता था, उसको आगे बढ़ाना चाहता था। और ये सब कुछ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर सारी चीज़ें चल रही थी। और यही सब लोग मास्टरमाइंड थे 2025 में जो दिल्ली रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट हुआ है। 15 बेकसूर लोगों की वहाँ पे जान गई है।
30-35 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए, सीवियरली इंजर्ड हुए। इन सब के पीछे, दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट के पीछे यही सब लोग थे जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से काम कर रहे थे। 30 अक्टूबर 2025 को यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बदलनी शुरू हुई जब पता चला इस पूरे ब्लास्ट की पहले की पूरी प्लानिंग के बारे में। हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम फरीदाबाद पहुँचती है, डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ से गिरफ़्तार करती है। ट्रांजिट रिमांड पर उसको जम्मू कश्मीर ले जाया जाता है, क्योंकि ये सब पता चला था। डॉक्टर आदिल का एक अरेस्ट हुआ था जब जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के लिए जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ की पुलिस ने जब आदिल को पकड़ा तो उससे नाम निकल के आया मुजम्मिल का। पता चला वो फरीदाबाद में है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में है। यहाँ पहुँची जम्मू कश्मीर पुलिस, मुजम्मिल को गिरफ़्तार किया। इसके बाद उसको वापस जम्मू कश्मीर लेके जाती है पूछताछ के लिए। और कुछ ही दिनों के बाद में 8 और 9 नवंबर 2025 के आसपास जब पूरी तरह से पूछताछ आदिल और मुजम्मिल से हो चुकी थी, तो इसके बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद आती है। यहाँ पे लोकल पुलिस के साथ में फरीदाबाद की 8 नवंबर 2025 को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक रेड की जाती है। और उस रेड के अंदर एक पार्किंग में सिल्वर कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार खड़ी थी। उसको जब खोला गया तो एजेंसीज़ और जो पुलिस वाले वहाँ पे थे वो सख्ते में आ जाते हैं, चौंक जाते हैं। वो शौक इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे AK-47 राइफ़ल थी, पिस्टल थी, 3 असॉल्ट राइफ़ल के मैगज़ीन मिले, 84 कारतूस मिले, 7 जिंदा कारतूस मिले। और साथ ही साथ ये पता चला कि ये जो कार है जो यहाँ पे स्विफ्ट खड़ी हुई है सिल्वर कलर की, ये डॉक्टर शाहीन की है, उसी महिला आतंकवादी की जो कि जमातुल मोमिनात की यहाँ पे हेड है, भारत की डॉक्टर की तरह काम कर रही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे उसकी कार थी। इस रेड में टोटल कुल मिला के आपको बताएं, जो ये पूरी ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी में आसपास के इलाकों में जब रेड की गई, वहाँ पे 2900 किलोग्राम जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो रिकवर हुआ था। ये सारा मटेरियल यहाँ से रिकवर होता है। और इस ब्लास्ट के ऊपर कैसे ये सब पकड़ा गया था, इसके ऊपर एक डिटेल एपिसोड किया हुआ है आपके लिए, हाल ही में रिलीज़ हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सर्च करेंगे आपको मिलेगा। तो ये पूरा एपिसोड है जहाँ पे हमने आपको बताया कि कैसे ये ब्लास्ट किया गया और ब्लास्ट के बाद क्या हुआ। तो अब जब ब्लास्ट यहाँ पे हो चुका था, इसके बाद की स्टोरी पे आते हैं। 13 नवंबर 2025 ब्लास्ट हो चुका था। ब्लास्ट को करीबन 3 दिन हो चुके थे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU ने यहाँ पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सीधी जब इसका नाम सामने आया इन्वेस्टिगेशन में, तो इसकी मेंबरशिप जो थी उसको सस्पेंड किया, लैक ऑफ गुड स्टैंडिंग का यहाँ पे अपना स्टेटमेंट देते हुए। यूनिवर्सिटी को इमीडिएटली AIU का जो नाम था, जो उनका लोगो था, वो अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी वेबसाइट से हटाने को कहा गया। ये सारी चीज़ें रिमूव करने के लिए कहा गया था, ऑर्डर दिया गया था। 13 नवंबर को ही नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAAC ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस इशू किया। क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी थी अपनी वेबसाइट पे A ग्रेड NAAC एक्रीडेशन क्लेम कर रही थी बहुत समय से। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को जिससे कि लुभाया जा सके, ये बताया जा सके कि हम एक बहुत ही क्रेडिबल यूनिवर्सिटी हैं, हम A ग्रेड NAAC सर्टिफिकेट हमारे पास में है, एक्रीडेशन है, ये सारी चीज़ें दिखा रही थी अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे NAAC ने इसको सीधा शो कॉज नोटिस इशू किया कि यहाँ पे एक फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स को पागल बना रहे हैं, पेरेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद इस यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अपना रिटन क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि ये एक आउटडेटेड एक्रीडेशन है और शायद किसी वेबसाइट पे गलती के चलते, या फिर ये कहें कि वेबसाइट डिज़ाइन एरर के चलते ओवरसाइट इसको कर दिया गया था। ये पुराना एक एक्रीडेशन था और इसके बाद हम इसको हटा देंगे। हमने अपॉलॉजीज़ भी यहाँ पे मांगी है आपसे, माफ़ी कितनी मांगते रहे, लेकिन नाम सामने आ चुका है, किस तरह से आया ये सब आपको बताया हमने। इसके अलावा आपको बताएं कि कुछ हैकर्स ने, प्रो इंडिया हैकर्स ने भी इस वेबसाइट को अभी हैक कर लिया था, इस पूरे यूनिवर्सिटी की, और ये कहा था कि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अगर रहे तो हमारी नज़र तुम्हारे ऊपर है। ये सारी चीज़ें लगातार अभी इन दिनों में चल रही हैं। अगला दिन आता है 14 नवंबर 2025। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने यहाँ पे सारे के सारे जो 4-5 डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे उन सबके लाइसेंस सस्पेंड किए। खैर उनका करियर तो अब वैसे भी, करियर उनका डॉक्टर का कभी था भी नहीं, वो आतंकवादी थे सीधे सीधे, भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा मल्टी सिटी अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। इन सब के लाइसेंस कैंसिल किए गए। 3 दिन के बाद 17 नवंबर को एक और शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ आपको पता चलेगा कि क्यों हमने आपको ये जो चेयरमैन है इस यूनिवर्सिटी का, जवाद अहमद सिद्दीकी, उसके छोटे भाई के बारे में बताया था, कैसे उसने 40 लाख का फ्रॉड किया था। एक बड़ा शॉकिंग डेवलपमेंट ये हुआ कि जब ये सब चीज़ें परतें खुलने लगीं तो इसके बाद 25 सालों से भागे हुए फरार हमूद अहमद सिद्दीकी को, जवाद अहमद सिद्दीकी के छोटे भाई को, जिसकी उम्र अब 50 साल हो चुकी है, उसको मध्य प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद के गाचीबोली इलाके से अरेस्ट किया। इसका फाइनली अरेस्ट हुआ 25 साल के बाद। 4 केसेस हैं उसके ऊपर।
जिसमें वो वांटेड है। 3 इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के केस हैं साल 2000 के मऊ पुलिस स्टेशन के सेक्शन 420 आईपीसी के तहत। एक राइटिंग का है, दंगे भड़काने का, दूसरा है और तीसरा है अटेम्प्टेड मर्डर का 1989-88 के आसपास का ये पूरा केस है। ऐसे 4 पूरे केस उसके ऊपर हैं। 17 नवंबर को ही इसी दिन ईडी एक्टिव हुई और ईडी ने यहाँ पे 25 लोकेशंस पर रेड की। ये जो रेड थी इस दिन सुबह के 5 बजे शुरू की जाती है। 25 अलग अलग लोकेशन, जिसमें दिल्ली हरियाणा की लोकेशंस थी, मध्य प्रदेश की लोकेशन थी और कई अलग अलग जगह की यहाँ पे एड्रेसेस सामने थे। इन रेड्स के अंदर जो 5 बजे शुरू की गई, अल फलाह यूनिवर्सिटीज़ के जो यूनिवर्सिटी ऑफिस है ओखला के अंदर दिल्ली में, वहाँ पे रेड की गई। ट्रस्टीज़ के जो प्रोमाइसेस हैं अलग अलग जगह जहाँ पे उनके घर हैं, अलग अलग फर्म्स के ऑफिस हैं, वहाँ पे रेड की गई। शेल कंपनीज़ जो हैं उन सब के एड्रेसेस पे रेड की गई। और इन सब रेड के बाद में शाम को 6 बज चुके थे जब 6 बजे के आसपास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के सेक्शन 19 के तहत फाइनली इस पूरे अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के चेयरमैन फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो चौंकाने वाले खुलासे किए उसने पूरे देश को सन्न कर दिया, क्योंकि ये बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 तक इस पूरे बीच में इस पूरे अल फलाह यूनिवर्सिटी ने, इस एजुकेशनल ट्रस्ट ने, यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस ने एजुकेशन रिलेटेड जो रिसीप्ट हैं वो जनरेट की हैं करीबन 415.10 करोड़ की। आप सोचिए 415 करोड़ के आसपास का ये पूरा आंकड़ा ये बताया जा रहा है जो इन लोगों ने यहाँ रिसीप्ट रेस किए हैं, जनरेट किए हैं। ईडी का एलिगेशन है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है और यहाँ पे चीटिंग, फ्रॉडरी, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ये सब कुछ प्राप्त किया गया। ये सारा पैसा यूनिवर्सिटी ने करीबन जनरेट किया है 400 करोड़ इन एजुकेशन रिलेटेड फ्रॉड। और जब ये रेड की गई थी तब भी 48 लाख रुपए कैश में बरामद हुआ था ईडी को यहाँ पे इस दौरान रिकवरी जो की गई थी। शेल कंपनीज़ जो हैं वो 9 शेल कंपनीज़ हैं अल फलाह ग्रुप की, ये सारी कनेक्टेड मिली आपस में, यहाँ पे भी रेड की गई। सारी की सारी सेम एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं, सेम फ़ोन नंबर, सेम ईमेल आईडी पर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कोई भी EPFO या ESIC का फिलिंग जो है वो नहीं की गई है, डिस्पाइट बिजनेस स्केलिंग को देखते हुए फिर भी यहाँ पे कुछ भी इस तरह का चीज़ नहीं की गई। सेम डायरेक्टर हैं, वो उनके जो अथॉरिटीज़ हैं वो वही सिग्नेटरी हैं हर जगह पे। पुअर KYC डॉक्यूमेंटेशन इस पूरी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में देखा गया, ठीक तरह से KYC भी अप्रूव नहीं कराया गया है। ईडी का एलिगेशन है कि करोड़ों रुपए का जो फंड है वो फैमिली के अंदर ही, फैमिली की जो ओन की गई एंटिटीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, उन्हीं के बीच में लगातार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ये बताया जा रहा है ईडी के द्वारा कि कंस्ट्रक्शन और केटरिंग के जो टेंडर्स होते थे या कहें कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो सिद्दीकी के ही बीवी और बच्चों को दिए जाते थे, उनकी जो फर्म्स हैं उन्हीं को दिए जा रहे थे। एविडेंसेस से ये भी पता चला है कि ईडी ये बता रही है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने कंप्लीट कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले रखा था। सामने आता है कि अल फलाह एजुकेशन का जो पूरा इकोसिस्टम था, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जितने भी मेडिकल ट्रस्टीज़ थे या डायरेक्टर थे लिस्ट पे, उन सब के हाथ में कुछ भी चीज़ें नहीं थी। वो सब कुछ जो थी वो सिर्फ इनके हाथ में, जावेद अहमद सिद्दीकी के हाथ में थी। वही एक कंट्रोलिंग माइंड थे इन सब चीज़ों के पीछे। और इसके बारे में तो जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर है मोहम्मद रज़ी इस यूनिवर्सिटी के, इस पूरे ट्रस्ट के, उन्होंने ये भी बताया है सामने कि अल फलाह के जो ये जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर उन्होंने कि डायरेक्टली सिद्दीकी को रिपोर्ट करते थे हर एक चीज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन था वो सिद्दीकी ही लिया करते थे, फाइनल कॉल उन्हीं का होता था। ये सब चीज़ें देखते हुए कोर्ट ने 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है, ग्रांट की 13 दिन की ईडी रिमांड। जावेद अहमद सिद्दीकी अभी ईडी की रिमांड में है, 1 दिसंबर तक ये रिमांड चलने वाली है। फरीदाबाद पुलिस ने इसके बाद अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको तेज़ करने के लिए एक SIT बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे बनाई जाती है, जिसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर शामिल हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 1 इंस्पेक्टर शामिल हैं और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। ये जो पूरी टीम है SIT, अब इसको टास्क दिया गया है कि इन्हें ये देखना है, ये पता लगाना है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर टेररिज्म का जो नेटवर्क है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, टेररिज्म कैसे हॉटबेड, ये यूनिवर्सिटी जो है टेररिज्म की हॉटबेड कैसे बन गई। दूसरी चीज़, टेरर मॉड्यूल की जो फंडिंग है वो कैसे आ रही थी, कहाँ कहाँ से आ रही थी, क्या इसकी पूरी फंडिंग रही है, अरब कंट्रीज़ से क्या क्या पैसा आया है, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। एक्सप्लोसिव्स जो हैं उनकी ट्रेल करने के लिए इस SIT को बनाया गया है कि कहाँ कहाँ इनको रखा गया था, कहाँ असेंबल किया गया था, आसपास के जो गांव हैं वहाँ के जो गांव वाले हैं उनका क्या इसमें कोई संलिप्तता है या नहीं, ये भी चीज़ें देखनी है। मेवात रीजन के आसपास के लोगों की क्या संलिप्तता इसमें है वो भी देखना है। और करीबन 50 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के जिनको डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए।
इनको डिटेन इसलिए किया है स्टूडेंट्स को क्योंकि यही वो स्टूडेंट्स हैं जो कि इन सारे आतंकवादियों के जो यहाँ पे डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर काम कर रहे थे, इन सब के साथ बहुत ही अच्छी रेपो मेंटेन करते थे या फिर उनके कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट इनके साथ में थे। तो इसलिए पूछताछ के लिए इनसे लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, इंटरोगेशन हो रहा है। खैर, करंट स्टेटस क्या है इस यूनिवर्सिटी का? देखिए, 2025 नवंबर के एंड में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, बंद हो सकती है। AIU की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड हो चुकी है। NAAC शोकॉज नोटिस अपना इशू कर चुका है। ED की इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग है। चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी जो हैं वो ED की कस्टडी में हैं। 4 डॉक्टर्स के मेडिकल लाइसेंस, डॉक्टर नहीं आतंकवादियों के मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। और पेरेंट्स और स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने इस सेमेस्टर में या ये कहें कि इस साल पिछले सेशन में अपने बच्चों का जिनकी लगातार पढ़ाई यहाँ से चल रही है, तो ऐसे 600 स्टूडेंट हैं छात्र हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी और परेशान है बुरी तरह। तो इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है दोस्तों, लेकिन ये जो कहानी है ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये कहानी कई सारे बड़े सवाल खड़े कर देती है। पहला सवाल कि कैसे रेडिकलाइजेशन जो है, एक जिहादी मानसिकता को फैलाना है, वो एजुकेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनके दिमाग में कैसे उसको बोया जा रहा है और कैसे वो उसके बहकावे में आ रहे हैं, उनको वो कैसे टारगेट कर रही है। दूसरा सवाल है कि आखिर कैसे चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मिसयूज़ कैसे कर रहे हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का। और बड़ी बात ये कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको कैसे अपना एक लॉन्ग टाइम टेरर नेटवर्क फैलाने के लिए साइलेंटली इसमें ऑपरेट ये आतंकवादी संगठन कर लेते हैं, ये सब जांच का विषय है। इन इंस्टीट्यूशन के पीछे कौन कौन से ऐसे काले चेहरे छुपे हुए हैं, इन सबको बेनकाब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें लगातार अब चलेंगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन इस सब के बीच में जो 600 बच्चे हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं अभी लगातार इस साल के, उनका फ्यूचर, उनके जो पढ़ाई है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, और ये एक बहुत ही दुख की बात है। खैर, ये जो पूरा आज का एपिसोड था आपके लिए हमने बताया कि कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है टेरर मॉड्यूल का एक हब बन गई, अड्डा बन गई, किस तरह से यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो है यहीं से निकल के जा रहा था सारा टेरर का। ये आतंकवादी डॉक्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, आपकी राय जो है वो भी बताइएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।